Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पंचम सेमेस्टर यानी जिसको हम क्या बोलते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 25 फरवरी को होने वाला है. पेपर है आप लोगों का समाजशास्त्र. समाजशास्त्र में भी कौन सा पेपर स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों का सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का 25 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है. उसी का जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व कराया है. देखिए पेपर का नाम क्या है तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की विधियाँ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस. ठीक है, इंग्लिश में आपका पेपर का क्या नाम है रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस. तो आइए स्टूडेंट हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं. आप लोगों का पहला क्वेश्चन यानी 2024 का ये पेपर है स्टूडेंट. पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों का तो वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए. ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है उसके कितने चरण होते हैं उसके बारे में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है. तो देखिए यहाँ पे क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान अथवा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है. ठीक है सॉरी स्टूडेंट. देखिए क्या है यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, कॉमा रहेगा. सामाजिक अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ये क्या है एक लंबी प्रक्रिया है. अनुसंधान का लक्ष्य नए ज्ञान अनुसंधान का लक्ष्य नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान की जांच करना होता है. ठीक है, देखिए अनुसंधान मतलब क्या होता है अनुसंधान या इसी को हम क्या बोलते हैं रिसर्च बोलते हैं या इसी को खोज या इसी को अन्वेषण. इतने शब्दों से हम जो है अनुसंधान को जानते हैं. तो देखिए अनुसंधान शब्द का मतलब क्या होता है तो आप याद रखिएगा कि जो भी हमारे रिसर्च होते हैं जो भी हमारे खोज होते हैं वो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है और पुराने जो भी खोज हुए हैं उसमें मतलब कहाँ तक वह बात कहाँ तक सही है इसकी जांच करना होता है. ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है. सभी अनुसंधान कार्यों में निम्नलिखित चरण या अवस्थाएं निहित रहती है. यानी जितने भी अनुसंधान कार्य आपके होते हैं तो उसमें जो स्टेप होते हैं उसमें जो चरण होते हैं वो क्या है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. उसी में क्या होते हैं समाहित रहती हैं. ठीक है, तो अब देखिए पहला अनुसंधान चरण आपका क्या है तो पहला है अनुसंधान समस्या. ठीक है, पहला क्या है आपका अनुसंधान समस्या. तो देखिए हमारे पास समस्या रहेगी तभी तो हम खोज करेंगे. तो याद रखिएगा कि किसी भी शोध का पहला चरण क्या होता है आपका तो समस्या होता है. ठीक है, तो देखिए किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था या चरण समस्या होती है. समस्या के बिना अनुसंधान कार्य आरंभ नहीं हो सकता. यह बात मनोवैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान पर भी क्या होता है लागू होता है. तो यानी किसी भी तथ्य की खोज करने के लिए क्या होना चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास समस्या होनी चाहिए तभी हम ना उस समस्या का समाधान के लिए हम खोज करेंगे. ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा चरण क्या है तो दूसरे चरण में हम क्या करते हैं तो दूसरे चरण देखिए परिचय देते हैं. यानी वह समस्या का क्या समस्या से हम क्या करते हैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं उनका परिचय देते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा अनुसंधान की यह दूसरी अवस्था या दूसरा चरण होता है. दूसरा चरण या दूसरी अवस्था अनुसंधान की क्या होती है स्टूडेंट तो आप क्या बताएंगे कि दूसरा चरण या दूसरी अवस्था जो अनुसंधान की होती है वह आपकी क्या है परिचय होता है. तो पहला चरण आपका क्या था पहला चरण हमने आप लोगों को बताया कि समस्या है और दूसरा चरण हमारा क्या हो जाएगा आपका परिचय हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करता है अनुसंधान करता तो इस अवस्था में अनुसंधान करता अपनी अनुसंधान समस्या का क्या करता है परिचय देता है. वह समस्या के विभिन्न घटकों की व्याख्या करता है. जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए जैसे क्या है कि मान ले कि अनुसंधानकर्ता के सामने यह समस्या है कि रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक कारकों तथा असंज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव किस रूप में पड़ता है. इस समस्या के मुख्य 3 घटक होते हैं.
ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या, जैसे जो रूढ़िवादी मतलब जो पुराने सोच के जो लोग होते हैं उनमें संज्ञानात्मक यानी ज्ञान वाली बात का, और संज्ञानात्मक मतलब बिना ज्ञान की बातों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना। और इसके अगर मान लीजिए इसके घटक अगर देखेंगे तो उसमें कौन कौन से 3 घटक आपके सामने आ जाएंगे। तो एक तो आपका हो जाएगा रूढ़िवाद यानी पुरानी सोच, दूसरा क्या है संज्ञानात्मक कारक, और तीसरा हो जाएगा असंज्ञानात्मक कारक। ये क्या है, उस समस्या में उस समस्या का परिचय देने में ये हमको क्या हुआ, ये 3 घटक हमको प्राप्त हुए, और इन्हीं तीनों घटकों पे क्या है हमारा जो है अनुसंधान या खोज का जो कार्य है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अतः यहाँ, ठीक है, अतः यहाँ अनुसंधानकर्ता इन तीनों घटकों के अर्थ तथा इसके स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करेगा और उनके बीच के संबंधों का उल्लेख करेगा। रूढ़िवाद किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, रूढ़िवादी व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होते हैं इत्यादि। ठीक है। तो यानी रूढ़िवाद यानी पुराने सोच क्या होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, और इसमें जो है आपका जो रूढ़िवादी सोच के जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या करेगा, उसमें वह मतलब उन सब चीज़ों से क्या करेगा, परिचित कराएगा। ठीक है। तो दूसरा परिचय आपका हो गया। अब तीसरा देखिए हम क्या करते हैं, तीसरा चरण हमारा होता है साहित्य का मतलब साहित्य समीक्षा। ठीक है, साहित्य समीक्षा। यहाँ पे क्या है, इस समय, ठीक है, इस समय अवस्था में अनुसंधान समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जो भी हमने टॉपिक लिया, जो भी हमने समस्या ली, उसमें क्या करेंगे, साहित्य की समीक्षा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमसे पहले इस टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि मतलब आपने ले लिया कि समाज में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर एक अध्ययन, जैसे ये हमने ले लिया, या घरेलू हिंसा क्या होती ये हमने ले लिया, ये हमारी क्या है टॉपिक हो गया है, समस्या हो गई। तो अब देखेंगे कि हम डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा पर अब से पहले कितने लोगों ने काम किया और उन्होंने क्या क्या कारणों को सामने लाया। ठीक है। तो वो कारण जो है वो मतलब पूरी तरह से वैज्ञानिक पहलुओं पर सही है कि नहीं है, इस सब चीज़ का क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मतलब साहित्य की समीक्षा का मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी टॉपिक है, जो भी समस्या, उस पर कितने लोगों ने कार्य किया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे दूसरे शब्दों में अनुसंधान करता, देखिए यहाँ पर करता ऐसे लिखा गया, ये गलत हो गया। करता ऐसे अध्ययनों का पूर्वावलोकन करता है जो अनुसंधान समस्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। फिर क्या है, समस्या के संगत अध्ययनों की समीक्षा से कई तरह के लाभ होते हैं। ठीक है। तो यानी अगर हम मान लीजिए अपने शोध कार्य करने से पहले अगर अपने टॉपिक से संबंधित हमको जो भी मैटर मिला उसका हमने अध्ययन किया, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में। तो देखिए, प्रस्तुत अनुसंधान समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी मिलती है कि यह अनुसंधान कहाँ तक सार्थक है। जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस पर या घरेलू हिंसा पर अगर शोध कार्य करना चाहते हैं, तो हमको अगर हमारे से पहले अगर मान लीजिए बहुत से लोगों ने अगर इस पर कार्य किया है, तो हमको यह मतलब मिल जाएगा कि क्या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस पर हम कार्य करेंगे तो वह उससे हमारे समाज को क्या मैसेज मिलेगा, यह सार्थक है या नहीं है, ये चीज़ की जानकारी हमको हो जाती है। ठीक है। अब देखिए चौथा हमारा क्या होगा, चौथा चरण जो होता है परिकल्पना होती है। ठीक है। तो देखिए, अनुसंधान की इस अवस्था में परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित कथन है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता वास्तविक अनुसंधान करने से पहले करता है। वास्तविक अनुसंधान का मतलब क्या हुआ कि खोज करने से पहले क्या करता है, उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे वो हाइपोथेसिस बना लेता है कि अगर मैं इस पर कार्य करूंगा, जैसे घरेलू हिंसा पर हमें कार्य करेंगे तो हमको मतलब घरेलू हिंसा के बारे में महिलाएं बताएंगी कि नहीं बताएंगी, वो किस तरह से उत्पीड़ित हुई, इसके बारे में वो मुझे जानकारी देंगी कि नहीं देंगी, और अगर वो देंगी कितने लोग, जिससे कितनी महिलाएं मेरे सामने आकर बोलेंगी, कितनी महिलाएं जैसे नहीं बताएंगी। तो ये सब क्या, सब आपका हाइपोथेसिस। तो ये सब क्या है, ये आप ना शोध कार्य करने से पहले आप इसको तैयार कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर क्या है आपका, आगे देखिए कि इस अनुमानित कथन में
अनुसंधान के परिणाम के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। वास्तविक अनुसंधान के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और क्या है, गलत भी हो सकती है। जैसे हमने जैसे बताया ना कि हम ये टॉपिक लेते हैं कि हमको घरेलू हिंसा पर काम करना है, तो घरेलू हिंसा के लिए कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, महिला जिम्मेदार है या पुरुष जिम्मेदार, या महिला के लिए ही जिम्मेदार है या पुरुष महिला के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब क्या, ये सब इस आधार पर हम जैसे भविष्यवाणी का, जैसे अभी तक तथ्यों में क्या निकला है, अभी तक जैसे घरेलू हिंसा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं ना सभी लोग के मुंह से क्या निकलता है, यही ना कि महिला की दुश्मन होती है, वो महिला जो होती है महिला का सपोर्ट नहीं करती है, तो यही, और महिला ही महिला का क्या करती है, शोषण करती, तो ये क्या है आपका डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा। तो अब ये क्या भविष्यवाणी हो गई ना, तो अब ये भविष्यवाणी कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, ये जैसे कि बाद में हम कह सकते हैं अपने रिसर्च कार्य करने के बाद मतलब निकालते हैं कि यह मतलब हमारा जो है अध्ययन कार्य जो है, मैंने जो भी टॉपिक लिया वह कहाँ तक सफल है और कहाँ तक असफल है। ठीक है, फिर क्या है आप देखिए यहाँ पर अध्ययन विधि में 5वां चरण क्या है, अध्ययन विधि होता है। तो इसमें क्या है, इस चरण या अवस्था में निम्नलिखित 3 बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला क्या, प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग हम कैसे लेते हैं। दूसरा क्या, अध्ययन अभिकल्प यानी कि अध्ययन डिजाइन कैसे तैयार करेंगे। तीसरा क्या, उपकरण और परीक्षण। ठीक है, उपकरण और परीक्षण यानी उसमें हमने कौन कौन से डाटा, कौन कौन से टूल्स या किस विधि से हमने मतलब अपना जो है सैंपलिंग ले रहे हैं। जैसे साक्षात्कार विधि से ले रहे हैं कि प्रश्नावली विधि से ले रहे हैं कि व्यक्तिगत स्टडी से ले रहे हैं कि निरीक्षण विधि से ले रहे हैं कि अवलोकन विधि से ले रहे हैं। ये सब क्या, सब आपके अध्ययन विधि में आते हैं। ठीक है, अब देखिए छठवां क्या है हमारा, पायलट अध्ययन। तो छठवां पायलट अध्ययन में क्या है, तो देखिए अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता छोटे पैमाने पर एक अध्ययन करता है जिसको प्रारंभिक अध्ययन अथवा पायलट अध्ययन कहा जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि जो अध्ययन अनुसंधानकर्ता करने जा रहा है वह वस्तुतः व्यवहार योग्य है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पायलट अध्ययन क्या होता है, तो पायलट अध्ययन जैसे बड़े पैमाने पर कार्य करने से पहले क्या है, हम छोटे पैमाने पर कार्य करते हैं, वही हमारा क्या प्रारंभिक अध्ययन या पायलट अध्ययन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें हम अध्ययन करते समय देखते हैं कि हमारा जो अध्ययन कार्य है वह मतलब व्यवहार योग्य है या नहीं। वह व्यवहार योग्य होता है तो उसे बृहद रूप से किया जाता है, यानी तब हम उसको विस्तृत रूप पर हम कर सकते हैं। और यदि व्यवहार योग्य नहीं है तो उसे क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। जैसे कोई भी शोध कार्य अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर उसको उस शोध कार्य से हमारे समाज को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है तब उस पर हम कार्य करेंगे। देखिए अगर इक्का दुक्का लाभ हो रहा है तो फिर क्या करते हैं, उस शोध कार्य को हम वही छोड़ देते हैं। अब देखिए सातवां हमारा क्या है, परीक्षण संचालन एवं प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त का मतलब क्या, डाटा। ठीक है, तो कैसे हम मतलब डाटा को मतलब कैसे हम संग्रह करते इसके बारे में। तब देखिए यहाँ पे क्या, अनुसंधान की यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में वास्तविक अनुसंधान शुरू किया जाता है। निर्धारित समय और स्थान के अनुसार ठीक है, अनुसंधानकर्ता प्रयोजकों के पास जाता है और उनसे अपेक्षित परीक्षणों का संचालन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखिए परीक्षण संचालन यानी वहाँ पर जैसे मान लीजिए आप हैं और आपने कोई टॉपिक ले लिया और आप वहाँ पर क्या, आप लोगों से जा कर मिल रहे हैं हर क्षेत्र में जाकर। जैसे मैं हरौंगा की रहने वाली हूँ, हरौंगा में भी कहाँ, आप बैराजपुर पर रहने वाली। तो अभी क्या है, अगर मैंने ये एरिया लिया, हरौंगा ब्लॉक लिया, तो हरौंगा ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे गांव आएंगे। तो मान लीजिए हमने 15-20 गांवों का हमने सिलेक्शन कर लिया कि हमको इस गांव से जाकर घरेलू हिंसा के बारे में सैंपलिंग लेनी है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम हर गांव में जा के एक मतलब महिला से पूछेंगे कि आप मतलब घरेलू हिंसा के शिकार हैं कि नहीं है, या आपको किस तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तब जाकर हमारा जो है कार्य। तो यहाँ पे क्या है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनसे हम मतलब प्रश्न करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न अगला पॉइंट 8वां चरण हमारा क्या है, परिणाम एवं विवेचन। ठीक है, परिणाम एवं विवेचन। तो अनुसंधान की इस अवस्था में परिणाम की विवेचना की जाती है। ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, इसकी भी विवेचना करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र चर से संबंधित परिणाम को एक तालिका में प्रस्तुत करके उनकी विवेचना की जाती है। इस बात की व्याख्या की जाती है कि इस चर के संबंध में जो परिकल्पना बनाई गई थी वह सही हुई या गलत, सही या गलत प्रमाणित होने के कारणों का, ठीक है, सही या गलत प्रमाणित होने के कारणों की व्याख्या पहले किए गए अनुसंधानों के परिणामों के संदर्भ में क्या होता है, की जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि मतलब मेरा अनुसंधान कार्य यानी रिसर्च कार्य जो है सही है या नहीं है, वो क्या है, वो चीज़ हम जो है मतलब बताते हैं। तो हमारा किस पर डिपेंड करेगा, तो उसकी विवेचना हम लास्ट में करते हैं। जैसे हमने शोध कार्य लिया और उसका रिजल्ट ही ना घोषित करते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या है, परीक्षा जो है 25 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, 25 के बाद क्या होगा, रिजल्ट कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट से आप देखते हैं ना कि हमको किस में नंबर, किस पेपर में नंबर क्या कितना अधिक मिला, आगे हमको पीजी किस सब्जेक्ट से करना, तो क्या है, रिजल्ट ही आपका ये चीज़ निर्धारण करते हैं ना। अब आइए देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी की जो है विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तो देखिए व्यक्तिगत अध्ययन की जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, अध्ययन की विशेष इकाई। ठीक है, अध्ययन की क्या होती है, विशेष इकाई होती है। तो इसमें क्या है आपका, व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन है। व्यक्तिगत अध्ययन क्या, व्यक्तिगत का मतलब कि पर्सनल। ठीक है, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, पर्सनल। तो व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है किसी एक विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन है। यह इकाई कोई, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यह इकाई कोई व्यक्ति, उसके जीवन की कोई घटना, परिवार, जाति या अन्य समूह, ठीक है, या संपूर्ण समुदाय, राष्ट्र, कोई ऐतिहासिक घटना या कोई सामाजिक संस्था हो सकती है। यानी किसी पर भी हम क्या है, केस स्टडी या व्यक्तिगत जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला विशेषता हो गया आपका। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरी विशेषता क्या है व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता। तो देखिए दूसरी विशेषता है आपका गुणात्मक अध्ययन। ठीक है, तो व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई के विभिन्न पक्षों के बारे में गुणात्मक सूचनाओं को एकत्रित करने से संबंधित है। इसका परिणात्मक सूचनाओं या आंकड़ों से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है वो क्या है, गुणात्मक अध्ययन पर होता है। इसका जो परिणात्मक या आंकड़ा से कोई इसका संबंध नहीं होता। अब देखिए तीसरे हेडिंग की बात करते हैं। तीसरी विशेषता क्या है, तो गहन अध्ययन। तो गहन अध्ययन में क्या है, तो व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक इकाई का संपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में सभी दृष्टिकोणों द्वारा किया गया अध्ययन है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, हम हर एक पहलू पर जो है मतलब दृष्टिकोण डालते हैं। अतः यह इकाई के विस्तृत एवं गहन अध्ययन से संबंधित मुख्य क्या है, पद्धति है। ठीक है, पद्धति देखिए ऐसे लिखाएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, पद्धति है। तो याद रखिएगा कि कोई भी मतलब है, व्यक्तिगत विशेषता भी क्या होती है, गहन अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या, चौथी विशेषता है आपका कि कारकों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है, तो कारकों का अध्ययन हम करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर जो है व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत अध्ययन में किसी इकाई की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए हमको आप ही के बारे में अगर जानना है तो हम आपके नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ से रहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या है, ठीक है, आप कैसी जीवन जीना चाहते हैं, ये सब क्या सब आपका पर्सनल है ना। तो हम आपको हर चीज़ के लिए समझने का जो है प्रयास कर रहे हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर बोला। फिर क्या है, यह इकाइयों के विशेष प्रकार के कार्य या व्यवहार करने के कारणों को समझने में उपयोगी पद्धति है। इसको भी आप बना लीजिएगा, पद्धति है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन
सी परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम आपको पर्सनली जानेंगे तो आपका जो है बिहेवियर कब कब कैसा होता है वो सब कुछ हम जानेंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा हमारा जो है क्या है कि अनेक स्रोतों और प्रविधियों का प्रयोग। ठीक है, अनेक स्रोतों और प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन अन्य प्रविधियों से इस दृष्टि से भिन्न है कि हम अनेक कि हम इसमें इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। हर संभव स्रोत एवं प्रविधियों द्वारा इकाई के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पांचवा जो है आपका व्यक्तिगत विशेषता हो गया। तो अभी तक देखिए 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को जो है सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। अब देखिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत से बच्चे को बारे में पता नहीं होगा कि इस चैनल पे जो है आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, आपका जो को करिकुलर की क्लास अभी आप लोग क्या को करिकुलर का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है। को करिकुलर छठे सेमेस्टर में आप लोग पहले से पढ़ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम छठा सेमेस्टर जून जुलाई में होने वाला है। इस पे आप लोगों का फिर है क्या गृह विज्ञान हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे हमारे होम साइंस के होंगे वो प्ले लिस्ट के जरिए जाकर गृह विज्ञान प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस चैप्टर वाइज हमने कुछ चैप्टर पढ़ाया है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर दिया है। और याद रखिएगा कि जो पिछला साल मतलब जो अभी साल बीता है जो 6 सेमेस्टर के जो बच्चे थे स्टूडेंट, तो 70 में से मेरे मॉडल पेपर से, मैं होम साइंस की बात कर रही हूँ, गृह विज्ञान की मैं बात कर रही हूँ, BA 6 सेमेस्टर 70 में से जो 75 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर में से आया था, वो भी सिर्फ 3 मॉडल पेपर से। जो पहला मॉडल पेपर हमने दिया था उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। तो अगर आपके जो सीनियर हैं आप लोग दीदी से पूछ सकते हैं कि 6 सेमेस्टर में पहली बार OMR था, लेकिन OMR में छठे सेमेस्टर में मैंने मतलब उन लोगों को 68 क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से फर्स्ट पेपर में आया था स्टूडेंट। ठीक है, और सेकंड पेपर में भी उसी तरह से मतलब सेकंड में 55 जो क्वेश्चन आपके मेरे मॉडल पेपर से आए थे। तो देखिए स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़िए और इस पे जो है आप लोगों का होम साइंस की और कोशिश रहेगी कि छठा सेमेस्टर आप लोगों का हम जो है समाज शास्त्र का भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मॉडल पेपर के तौर पे आप लोगों को हम दे दें। ठीक है, तो आइए अब आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त, एक मिनट ये गलत है, वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं क्या है? व्याख्या कीजिए। वस्तुनिष्ठता प्राप्त की होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त की होगा, प्राप्त की मतलब यहाँ पर प्रश्न है आपका कि सामाजिक अनुसंधान वस्तुनिष्ठता प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति की प्रमुख समस्याएं क्या है उसकी व्याख्या। यानी जो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की शोध संबंधी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं। चाहे कोई भी सामाजिक शोध हो उसकी क्या है अपनी जो है विशिष्ट मतलब एक विशेष समस्या होती है। और यह बात समाजशास्त्री शोध के लिए भी सही है। ठीक है, इन समस्याओं के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में आपत्ति उठाई जाती है। ये समस्याएं क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला क्या है आपका अवधारणाओं में अस्पष्टता का अभाव। जो भी अवधारणाएं यानी जो भी विचारधारा जो दिया गया वो क्या है, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, उसमें क्या अस्पष्टता का अभाव पाया जाना। तो देखिए यहाँ पर क्या, प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के लिए सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह अवधारणाएं सामाजिक शोध को आगे बढ़ाने में क्या करती, योग देती हैं, मतलब सहयोग करती हैं। ठीक है, समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ में संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यदि किसी अवधारणा का भी वैज्ञानिक द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक शोध के मार्ग में बड़ा
हो जाएगा, शोध के मार्ग में भी क्या बड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शोध जो है होता है वो क्या है, शोध परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें वैज्ञानिकता का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामाजिक शोध के मार्ग में बाधा, यहाँ पर बाधा होगा स्टूडेंट, बड़ा नहीं, बाधा बाधा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शोध के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें क्या होगी, वैज्ञानिकता का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। ठीक है, सामाजिक घटनाओं की क्या है, जटिल प्रकृति क्या क्या होती है। तो अब आइए देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जटिल प्रकृति। तो जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक ओर आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर इसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। जैसे जो भी सामाजिक जटिलताएं होती हैं उनके कारण क्या होता है, जो परिणाम जो होते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको जो है आसानी से हम उस पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसका एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए, इसका कारण यह है कि किसी भी सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आका होगा यहाँ पर, ठीक है, आका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक शोध के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति में क्या हमने बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है और उसको हम आसानी से जैसे सॉर्ट आउट नहीं कर, जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा है तो क्या उसको हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नहीं ना, उनमें बहुत सारे पहलू होंगे। कोई जैसे मेंटल टॉर्चर करता होगा, कोई फिजिकल टॉर्चर करता होगा, बहुत सारे जो है फैक्टर उत्तरदायी होंगे। तो उनको क्या करेंगे हम अलग अलग करके, तब उनको हम अलग अलग नज़रिए से देखकर अलग अलग उसका आंकलन लगाते हैं, तब जाकर हमारा क्या शोध कार्य जो होता है पूरा हो पाएगा। अदरवाइज अगर इसको हम अलग अलग परिस्थितियों में नहीं देखेंगे तो हमारा जो शोध कार्य है वो क्या है, बाधित हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए हम जो है तीसरा जो है आपकी क्या क्या कठिनाई है। तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, यानी ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने में क्या होती है कठिनाई। तो देखिए सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में सामाजिक शोध के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता उस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। उसके अपने एक मिनट, यहाँ ये नहीं होगा, उसके अपने आप को अध्ययन विषय में पूर्णतः अलग नहीं कर पाता, पूर्णतः वो अलग नहीं कर पाता या पाता होगा। ठीक है, उसके स्वयं के विचार व भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी शोध हम कर रहे हैं, तो उसमें जो है अपनी भावनाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यानी किसी भी शोध कार्य के लिए हमारी जो भावनाएं हैं उसमें शामिल नहीं होती। अगर हम अपनी भावनाओं से अगर उस शोध कार्य को करने लगेंगे तो वो वैज्ञानिक प्रामाणिकता को प्रमाणित नहीं करेंगे, उसमें कुछ न कुछ जो है व्यवधान आ जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि हम सही रिपोर्ट नहीं लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना आ जाएगी। तो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, अब देखिए ये चौथा हमारा क्या है, चौथा है आपका सुनिश्चित माप की समस्या। तो देखिए यहाँ पर शोध में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। इन सब
को मापना संभव नहीं है क्योंकि यह गुणात्मक है न कि परिमाणात्मक। ठीक है, शोध में क्या होता है, जो व्यवहार होते हैं, मानव नेचर जो होता है, इन सब में क्या है, सब आपका गुणात्मक। जैसे हमारी फीलिंग क्या है, जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी का बहुत सम्मान करते हैं, तो ये सब क्या, ये सब आपका गुणात्मक होता है। इसमें हम ये नहीं ना कहेंगे कि नहीं नहीं हम तुमको 1 किलो प्यार करते, 2 किलो प्यार करते, ऐसा नहीं ना। तो ये क्या है, गुणात्मक है, तो परिमाणात्मक नहीं होता है। ठीक है, फिर सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना जो है संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है, इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सम्मुख कठिनाई उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो है नहीं उपस्थित हो जाती हैं। फिर क्या है, वर्तमान में सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए कुछ परमाणुओं का, यहाँ पर कुछ परिणाम होगा स्टूडेंट, ठीक, परिमाणों होगा, परिमाणों का विकास अवश्य हुआ है। ठीक है, विकास अवश्य हुआ है, परंतु वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं होते हैं। इसके अलावा उनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है, यानी सभी जगह जो है इसका जो है प्रयोग हम नहीं कर सकते, सीमित क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग होता है। अब आइए अगला पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। जो व्यक्तिगत जो है आपकी विशेषता में जो है क्या हो जाएगा, आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। तो सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन पद्धतियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है, अतः कारण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। ठीक है, ये आपके क्या है, टोटल आपके 5 पॉइंट थे। आपके जो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे क्या था प्रश्न आपका, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की प्रमुख समस्याएं क्या होती उसके बारे में, ये आपके इसके आंसर हो गए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट, एक हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो डाल देंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए स्टूडेंट, कि शॉर्ट क्वेश्चन का भी हम 2-4 जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दे, तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करेंगे स्टूडेंट। आप लोगों को कल शाम तक, मतलब शाम यानी आप लोगों को 7 बजे तक हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन का भी एक वीडियो बनाकर दे देंगे, अगर जैसी आप लोगों की डिमांड रहेगी। ठीक है, कल शाम 7 बजे तक अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराकर हम शाम के 7 बजे तक आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को जो है मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिखा देंगे स्टूडेंट, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में आए थे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी 6th सेमेस्टर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और उसमें हम आप लोगों को बता दिए ना कि स्टूडेंट आप लोगों का था होम साइंस और प्लस समाजशास्त्र ऑब्जेक्टिव होगा, उसके जो है मॉडल पेपर हम आप लोग को पहले से दे देंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग को सोशियोलॉजी और होम साइंस दोनों के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए और सेशन को एंजॉय करते हुए आप लोग स्टडी को कंटिन्यू करिए।